हेलो एवरीवन। क्लास 12th केमिस्ट्री के बैच में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री में हम आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन चैप्टर पढ़ा रहे हैं। इस चैप्टर के बारे में लास्ट टर्म यानी कि लास्ट वीडियो में हमने आपको नष्ट समीकरण के आधार पर न्यूमेरिकल्स दिए थे, जो कि आपको नोट्स में भी हमने कई सारे दिए, जिसको आपने लगा लिया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। शॉर्टकट भी इसका नाम होता है SHE, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। शॉर्टकट में नाम है SHE। यह जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी कि 99% श्योर पेपर में आपके इस साल यह पेपर में आएगा। क्यों आएगा, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि कई सारे टॉपिक्स आपके कोर्स से हटा दिए गए हैं। तो जो सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब आपके कोर्स में बचा हुआ है इस चैप्टर से थ्योरी के रूप में, वह है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके बारे में सबसे अधिक पूछा जाने की संभावना है, यानी कि यह जो टॉपिक है यह आपके एग्जामिनेशन में मोस्टली आ सकता है। तो अब इस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ध्यान दीजिए, जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी कोई सेल लेते हैं तो सेल में दो रॉड लगाते हैं। एक रॉड को आप कैथोड कहते हैं और एक रॉड को आप क्या कहते हैं, एनोड। एक पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और एक पर क्या होता है, अपचयन होता है। हमने आपको पहले ही दिन बताया था कि एक जो रॉड होती है वह इलेक्ट्रॉन दे भी सकती है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकती है। अगर देती है तो ऑक्सीकरण होता है, लेती है तो अपचयन होता है, यानी कि रिडक्शन होता है और ऑक्सीडेशन होता है। अच्छा, देने की जो क्षमता है, पावर है, कैपेसिटी है, एबिलिटी है, जो देने की ताकत है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की जो ताकत है, उसे हम लोग ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव यानी कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है, एक्सेप्ट करने की जो पावर है, उसे अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। हमने पहले ही आपको ये चीज़ें बता दी कि अगर कोई आयरन की रॉड है तो उस रॉड में EO भी होगा और ER भी होगा। इलेक्ट्रॉन को लेने का पावर ER, इलेक्ट्रॉन को देने का पावर EO। तो यह जो पावर हम EO ER निकाले, या अभी आप जो न्यूमेरिकल लगाए उसमें आपने लिखा होगा कि आयरन का EMF सवाल में देता है ना 0.2 वोल्ट, कॉपर का 0.4 वोल्ट, ये सवाल में आपके दिया रहता है। लेकिन सबसे पहले दुनिया में किसी ने इसको खोजा होगा ना कि भाई इसका 2 वोल्ट होता है, इसका 4 वोल्ट होता है, इसका 50 वोल्ट होता है, इसका 200 वोल्ट होता है। ऑटोमेटिक तो ये खोजा नहीं गया होगा, कोई प्रक्रिया हुई होगी ताकि हम विभिन्न राडों का, विभिन्न छड़ों का EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सके, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्ञात कर सके, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्ञात कर सके, ऑक्सीकरण विभव ज्ञात कर सके और अपचयन विभव ज्ञात कर सके। तो कोई ना कोई ऐसा अरेंजमेंट बनाया गया जिसके कारण हम जान सके कि इस छड़ का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 4 वोल्ट है, रिडक्शन पोटेंशियल 3 वोल्ट है, और ऐसे अरेंजमेंट का नाम ही है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। यही आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब आप सवाल लगा रहे होते थे तो सवाल में आपको जिंक का विभव देता था, कॉपर का विभव देता था, कोई देता था 0.26 वोल्ट 0.26 वोल्ट, कोई देता था 0.46 वोल्ट 0.46 वोल्ट। तो ये जो वैल्यू निकली होगी, किसी ने पहली बार इसको खोजा होगा
और वह जब खोज रहा होगा तो उसने इस यंत्र का प्रयोग किया होगा। इस यंत्र का नाम है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बात समझ में आ रही है? तो एक क्लियर शॉर्टकट भाषा में समझिए कि यह एक ऐसा यंत्र है, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स, जो किसी भी छड़ के इलेक्ट्रोड विभव की गणना करता है। दिस इज एन इलेक्ट्रिकल appliances which calculating the EMF of any electrode। बात समझ में आ गई? यानी कि कोई पूछे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, तो आप सबसे पहले बताएंगे कि यह एक ऐसा अरेंजमेंट है जो किसी भी छड़ के EMF की गणना करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोड विभव की गणना करता है। सीधे शब्दों बात क्लियर हो गई? तो ये क्या किसकी गणना करता है? इलेक्ट्रोड विभव की गणना करता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की गणना करता है। यानी कि ई के कैलकुलेट करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसका नाम है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर हो गई? अच्छा, अब चूंकि इसका आप एम जान गए, उद्देश्य जान गए कि इससे करते क्या है, ईएमएफ का कैलकुलेशन, तो ये बनता कैसे है? ये भाई हाइड्रोजन से बनता है, नाम में ही है क्या, हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाया जाता है। तो दूसरा सवाल ये आता है, आप में से चूंकि आप लोग वर्चुअल जुड़े हुए हैं, सामने तो बैठे नहीं हुए, सामने बैठे होते तो प्रश्न भी पूछते। कोई पूछ सकता है कि ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही क्यों, हाइड्रोजन ही क्यों? आप ऑक्सीजन ले लेते, क्लोरीन ले लेते, फ्लोरीन ले लेते, कोई और धातु ले लेते। अगर आपने हाइड्रोजन लिया है तो इसके पीछे भी कोई रीजन होगा कि आखिर आपने यह मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही क्यों लिया। तो इसके पीछे रीजन ये है कि जो हाइड्रोजन होता है इसका रिडक्शन पोटेंशियल, अपचयन विभव 0 होता है। हाइड्रोजन का अपचयन विभव, रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है। अभी कल के लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था, जब सीरीज पढ़ा रहे थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक सीरीज, तो सबसे लास्ट में हाइड्रोजन के आगे हमने बराबर करके 0 लिखा भी था। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव, मानक अपचयन विभव 0 होता है। इस कारण इस यंत्र में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। तो कोई पूछ सकता है कि वाई यू यूज्ड SHE, वाई, क्योंकि अगर इसमें ऑक्सीजन लगा दे हाइड्रोजन की जगह तब क्या होगा? तो कहिए तब कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, तब कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी, और हाइड्रोजन लगा देने से कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हाइड्रोजन का खुद का जो EMF होता है वह 0 होता है। तो सेल का जो EMF अब की आएगा वह तुम्हारा हाइड्रोजन के कारण नहीं आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है, 0। बात समझ में आ गई? तो आपके इस टॉपिक का दूसरा क्वेश्चन, टॉपिक क्या है, SHE टॉपिक में है क्या? हमने बताया कि यह एक ऐसा यंत्र है जो ई निकालता है, हर छड़ का ई निकाल सकता है, इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकता है। दूसरा क्वेश्चन हमने यह बताया कि इसमें हाइड्रोजन का ही प्रयोग क्यों है, तो हमने बताया कि हाइड्रोजन का प्रयोग इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन का जो रिडक्शन विभव है, अपचयन विभव है, वह 0 है। इस कारण मानक हाइड्रोजन विभव ही बना। अब बनता कैसे यह जान लीजिए। तो इसको बनाने में एक स्पेशल व्यवस्था की जाती है, स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता है। क्यों किया जाता है स्पेशल अरेंजमेंट? तो उसके पीछे भी आंसर ये है कि देखो, अगर तुम आयरन, Fe, लोहे की छड़ बना रहे हो तो लोहा ठोस के, सॉलिड के रूप में धरती पर पाया जाता है। अगर तुम कार्बन की छड़ बनाए हो तो कार्बन धरती पर पाया जा रहा है। लेकिन यहां पर तुमको किसकी छड़ बनानी है? हाइड्रोजन की छड़ बनानी है। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। क्या गैस की छड़ बना पाओगे? आपके पास क्षमता है गैस की छड़ बनाने का? नहीं।
तो इस कारण हमें एक स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ता है। अगर हाइड्रोजन एक धातु के रूप में पाया जाता, छड़ के रूप में पाया जाता, तो हमें यह स्पेशल अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं थी। तो स्पेशल अरेंजमेंट क्यों किया गया यह भी आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन एक छड़ होती हाइड्रोजन एक गैस होती है जो कि धरती पर निचले हिस्से में नहीं पाई जाती। अत्यधिक ज्वलनशील गैस होती है हाइड्रोजन, दुनिया की सबसे ज़्यादा इन्फ्लेमेबल गैस होती है। तो इस कारण जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम लोग स्पेशल व्यवस्था करते हैं। व्यवस्था क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। हम लोग कांच की नली लेते हैं, सिस्टम बना रहे हैं। एक कांच की नली लेंगे, ग्लास ट्यूब, ठीक। इस ग्लास ट्यूब में हम ऊपर से तार के द्वारा प्लेटिनम एक धातु होती है, प्लेटिनम प्लेट लगाएंगे। हिंदी में कहते हैं प्लेटिनम पर्णिका लगाएंगे। और इस प्लेटिनम को काले रंग से, ब्लैक कलर से, काले रंग से रंगेंगे। और इसके अंदर जो है 1 मोल पर लीटर का जो है कंसंट्रेशन का विलयन भर देंगे। इस कांच ट्यूब में इधर से हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करेंगे और इस हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है, दाब है, वो 1 atm का। यह एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। और आपके नोट्स में हम आपको यह जानकारी दे भी देंगे कि इस स्पेशल अरेंजमेंट के पीछे लॉजिक क्या है। तो अरेंजमेंट समझिए कि इसमें कांच की नली होती है, प्लेटिनम की प्लेट को पर्णिका को एक तार के द्वारा अंदर की ओर लटकाया जाता है। इसके अंदर विलयन भरा होता है, 1 मोल प्रति लीटर का विलयन होता है, सांद्रता होती है। कांच की नली में हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं, फ्लो कराते हैं। इस हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर होता है वो 1 atm का होता है। और प्लेटिनम जो है वो काले रंग से रंगी होती है। अब होता ये है कि जब हाइड्रोजन गैस को इसके अंदर प्रवाहित करते हैं तो ये जो प्लेटिनम का काला रंग है, यह काला रंग हाइड्रोजन को अवशोषित कर लेता है। आप जानते हैं काले रंग की अवशोषण क्षमता, एड्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा होती, इसीलिए घरों के बाहर कहा जाता है काला रंग से कलर मत कराइए। क्यों? क्योंकि गर्मी ज़्यादा लगेगी, वो सूरज की रोशनी को ज़्यादा अवशोषित करेगा। तो जैसे ही हम इस प्लेटिनम के पर्णिका पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो यह जो प्लेटिनम की पर्णिका है, प्लेटिनम का जो प्लेट है, यह हाइड्रोजन गैस को अवशोषित कर लेता है और यह जो है इलेक्ट्रोड आपका SHE में तब्दील हो जाता है। यही मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका प्रयोग कैसे करते ये भी बता दें। जैसे मान लीजिए यहां पर आपने SHE लगाया और दूसरी तरफ आपने कॉपर की प्लेट लगा दी, ठीक। आपने एक सेल बना दिया, इधर रिडक्शन हो रहा है, इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस सेल का आपको EMF निकालना है तो रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, यही फार्मूला पढ़े हैं आप, अभी हमने बताया भी था आपको। तो रिडक्शन की वैल्यू, चूंकि SHE आपने जहां लगाया अपने आप क्या मानेंगे, 0। तो जो आपके सेल का EMF आएगा वो किसके कारण आएगा, ऑक्सीडेशन के कारण। यानी कि आप इसके तहत, चूंकि रिडक्शन की वैल्यू 0 है, जितना इस सेल का EMF आएगा सिर्फ और सिर्फ कॉपर के कारण आएगा। और इस कॉपर के कारण आएगा तो जो EMF आएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आएगा, विद्युत वाहक बल आएगा, वो किसका होगा, कॉपर का होगा। तो चाहे वो तुम छड़ का मान लो, चाहे पूरे सेल का मान लो, बात वही होगी, क्योंकि हमने किससे कंपेयर किया, SHE से। बात समझ में आ गई। तो इसका इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं।
तो पूरी हेडिंग आपको क्लियर हो गई होगी। फिर से पूरी हेडिंग एक बार में हम बताते हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक विशेष प्रकार का इलेक्ट्रोड होता है जो किसी भी छड़ के इलेक्ट्रोड विभव की गणना करता है। चूँकि हाइड्रोजन का अपचयन विभव 0 है, इसलिए हम इसका प्रयोग इस विशेष व्यवस्था में करते हैं। हाइड्रोजन गैस के रूप में पाया जाता है, इस कारण हमें गैस की छड़ बनाने का कार्य करना होता है। इस छड़ के निर्माण में सर्वप्रथम कांच की एक नली के अंदर प्लेटिनम पर्णिका को टांगते हैं, उसमें हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं। पर्णिका के काले रंग के कारण वह हाइड्रोजन गैस को अवशोषित कर लेती है और आपके मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निर्माण होता है। इसको किसी भी छड़ के साथ लगाकर बैटरी बनाकर उस छड़ की ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोड विभव की गणना की जा सकती है। इंग्लिश में समझ लीजिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज यूज्ड टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ एनी इलेक्ट्रोड. It is made up by hydrogen because hydrogen have zero potential. That's why we used it. In this electrode we make a special arrangement because hydrogen is present in gaseous state. So we have a glass tube with a platinum wire with black color, and platinum plate absorb the hydrogen molecules on itself. By using it, we calculate any electrode potential of electrode. किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो ये आपने SHE पढ़ लिया होगा, समझ में आ गया होगा। पेपर में चाहे 3 या 4 नंबर में आएगा, डायग्राम जरूरी है बनाना। तो ये आज आपका पहला टॉपिक था। दूसरा टॉपिक जो है वो है फैराडे के नियम। और ये नियम पढ़ लेंगे तो देखा जाए तो चैप्टर यहीं तक है। इसके बाद की जो कुछ बैटरी थी आपके कोर्स से वो हटा दी गई, जैसे फ्यूल ईंधन हो गया, आपका फ्यूल सेल हो गया, हाइड्रोजन सेल हो गया, लेड स्टोरेज बैटरी हो गया, लेकिन हटा भी दिया गया है और कई वर्षों से पेपर में आ भी नहीं रहा था। तो ऐसी बात नहीं है कि जो टॉपिक हटाए गए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हटाए गए, वही टॉपिक हटाए गए जो कई वर्षों से आपकी परीक्षा में आ नहीं रहे थे। बात सुन में आ रही? तो अगला जो टॉपिक है वो है आपका फैराडे का नियम, फैराडे लॉ। ठीक, फैराडे के नियम के बारे में हम बता दें कि फैराडे ने 2 नियम दिए। एक को कहते हैं फैराडे का प्रथम नियम और एक को कहते हैं फैराडे का द्वितीय नियम। बस समझ में आ गई? फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकेंड लॉ। अच्छा, फिजिक्स में भी इनके नियम, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी उसकी जो वैल्यू है, जो कथन है, जो स्टेटमेंट है वो अलग है और यहाँ पर उसके स्टेटमेंट अलग है। तो कुछ लोग ऐसा है कि पेपर में आएगा तो फिजिक्स वाला भी लिख लेंगे, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, आपको यह अलग से ही लिखना पड़ेगा। तो चूंकि आज हम फैराडे का प्रथम नियम बताएंगे, फैराडे फर्स्ट लॉ। बात समझ में आ रही? फैराडे ने 1832 में नियम दिए, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। उनका जो हम प्रथम नियम है वह आपको हम पहले क्लियर कर दें। जैसे आप जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रोड को हम लोग विद्युत धारा से जोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ रहे हैं, भाई आपने पढ़ा हुआ है, 1 मिनट डायग्राम हम फिर से क्लियर कर दे रहे हैं। जैसे 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड लिए, आपने उसको किससे जोड़ दिया? बैटरी से जोड़ दिया। यही अभी तक पढ़ रहे थे। जब करंट गई तो एक से इलेक्ट्रॉन निकला और दूसरे में इलेक्ट्रॉन पहुंचा। तो फैराडे ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन निकला
वह इलेक्ट्रॉन जो इसमें प्रवाहित होने वाला आवेश है, चार्ज है, उसके समानुपाती होगा। निकलने वाले विद्युत धारा में के द्वारा निकलने वाले पदार्थ का भार उसके आवेश के समानुपाती होता है। यानी कि अगर तुमने 5 एम्पियर, देखिए Q बराबर IT होता है, क्लास 10th में फार्मूला पढ़े होगे, तो W समानुपाती IT। अगर आपने इसमें करंट फ्लो की है तो इस रॉड से उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जितनी मात्रा में आपने करंट फ्लो की होगी। अगर आपने 1 एम्पियर की करंट फ्लो ही होगी तो 1 एम्पियर के ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। 2 एम्पियर की करंट फ्लो की होगी तो 2 एम्पियर के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। 3 एम्पियर की करंट फ्लो होगी तो 3 एम्पियर के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और जितना समय है भाई, I और T का मतलब समय, 1 घंटा तक भेजते रहोगे तो 1 घंटा के बराबर, 2 घंटे तक आप करंट भेजते रहे तो 2 घंटे के इलेक्ट्रॉन के बराबर। यानी कि फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है, प्रथम नियम है, वो कहता है कि किसी इलेक्ट्रोड में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो निकलने वाले पदार्थ का भार, ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन का भार, उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश के समानुपाती होता है। When we flow any current in electrode, then the weight of electron is directly proportional to the amount of charge flow in it। यानी कि अगर यह इलेक्ट्रोड है, इसमें आप करंट दे रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आप करंट दे रहे हो तो इसके बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, नहीं। नियम कहता है कि जितनी मात्रा की करंट आपने दी है उतने ही मात्रा के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगर आपने 5 एम्पियर की दिए है करंट तो 5 एम्पियर के इलेक्ट्रॉन, 10 एम्पियर की करंट दी है तो 10 एम्पियर के इलेक्ट्रॉन। यानी कि जितनी मात्रा की करंट देंगे और जितने टाइम तक देंगे, समय भी है, 1 घंटे 2 घंटे, अब भाई 20 घंटे कोई दे रहा हो तो 20 घंटे के बराबर के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो W समानुपाती Q, W समानुपाती IT, भाई Q इक्वल टू IT, क्लास 10th में फार्मूला पढ़े होंगे। और जब आप जानते हैं कि जब ये समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगता है तो इस साइन हटा करके एक कांस्टेंट आता है और इस कांस्टेंट का नाम है Z। Z को कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इक्विवेलेंस कांस्टेंट। बात समझ में आ गई? विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंस कांस्टेंट। क्लियर है? तो यह आपके फैराडे का प्रथम नियम है कि जितनी मात्रा में करंट दोगे, जितनी मात्रा में आवेश दोगे, उतनी ही मात्रा में इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इसे हम लोग फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। W इक्वल टू ZIT, Z को कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंस कांस्टेंट। अब Z की अगर कोई वैल्यू पूछे तो कह दीजिए W इक्वल टू Z। अगर किसी इलेक्ट्रोड में 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड तक, भाई I की वैल्यू 1 कर दिया, टाइम भी 1 कर दिया। अगर 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड तक फ्लो की जाए तो निकलने वाले पदार्थ की मात्रा ही Z कहलाती है। बात समझ में आ रही है? If we flow 1 ampere current in 1 second of any electrode, then its amount is equal to electrical equivalence constant। क्लियर है? तो यह आपका जो पहला फर्स्ट जो फैराडे लॉ है, समझ में आ गया होगा। मेन आपका ये फार्मूला जानना है, W इक्वल टू ZIT, यही आपका प्रथम नियम है। तो आज आपने SHE पढ़ा और प्रथम नियम पढ़ा। आज के लिए इतना ही।